एनसीईआरटी का साइंस के बुक का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अध्याय पहले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी परिभाषाएं तथा इसमें ये बताया गया है कि कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और उनका वर्णन किया गया है जिसे बच्चे याद करके परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे तक प्ले करते हैं। पहले नोट से ऐसा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया। कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और तीसरा, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, और अभिकारक मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना यानी कि दूध से दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उन्हें पहचाना जा सकता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, तापमान में परिवर्तन। और चौथा, गैस का उत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना क्लास 10th का द्वितीय हेडिंग है, इनके मुख्य तथ्य है। रासायनिक समीकरण। पहला, रासायनिक समीकरण से उसे दर्शाया जा सकता है और शब्द समीकरण से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। शब्द समीकरण मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेफ्ट साइड में लिखेंगे यानी कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए जब हम लेफ्ट साइड जो लिखते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो राइट साइड लिखते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, यानी कि जो उत्पन्न होता है। यानी कि शब्द समीकरण में जो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है वो दोनों मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में जिसे लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण को पहले शब्द में लिखते हैं और उसके बाद उसे समीकरण के रूप में लिखते हैं सूत्रों या प्रतीकों द्वारा। जिंक प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। जिंक और सल्फर मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया रसायन समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो जैसे जिंक का Zn है, ऑक्सीजन का O है, कार्बन का C है, इसकी सहायता से लिखे जा सकते हैं और लिखे भी जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाद, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान पर ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ताप, जब कोई उत्पाद में गैस बन रहा है तो उसे ऊपर की तरफ एरो के प्रतीक से दर्शाया जाता है, और कोई तरल बनता है तो उसे नीचे की एरो के स्तंभ से दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को कुछ चरणों में
जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है उससे बता रहा हूँ कि कुछ चरणों में उसे संतुलित करने के लिए बताया गया है। जैसा कि आप पेपर में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसका जो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें पहला मुख्य तथ्य है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्याओं समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला लागू करना चाहिए। दूसरा मुख्य तथ्य ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक एवं उसके पश्चात यानी कि एरो बीच में लगाते हैं और उसके पश्चात उत्पाद है, और उत्पाद में दोनों की, उत्पाद और अभिकारक की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना है यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं और हिंदी में चरणबद्ध संतुलित करना। पहला चरण ये होता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे Fe लिखे तो उसके चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, उसे बॉक्स में कर दीजिए। प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है उसे भी बॉन्ड बना लीजिए, यानी कि जो जल है। उसके बाद एरो का तीर यानी कि एरो के लेफ़्ट साइड जो है उसे उत्पाद कहते हैं और जो राइट साइड है उसे जो लेफ़्ट साइड है उसे अभिकारक और जो राइट साइड है उसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद में फेरस ऑक्साइड बना है और प्लस हाइड्रोजन बना है, और संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, दिया है Fe यानी कि आयरन प्लस जल दोनों मिल करके फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो इसे कोष्ठक में करना है, यानी कि चारों ओर बॉक्स बना लेना है। दूसरा चरण ये है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। इसे दो भागों में कर दीजिए। पहले तत्व का नाम लिखिए और उसका प्रतीक लिख दीजिए, और उसके बाद अभिकारक एवं परमाणुओं की संख्या यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक हैं उनके परमाणुओं की संख्या लिख दीजिए। और उसके बाद बगल में एक और खाना बनाइए जिसमें उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी कि उत्पाद जो है उसके परमाणुओं की संख्या लिखना है जो राइट साइड में है। फेरस का इसमें दिखाया गया है कि 1 है, पहले वाले में देखिए यहाँ पे, और उसके बाद राइट हैंड साइड में 3 है, और उसके बाद हाइड्रोजन का 2 है और उत्पाद में भी इसका 2 ही है। ऑक्सीजन में इसका 1 है और उत्पाद में भी, अभिकारक में 1 है ऑक्सीजन का और उत्पाद में 4 है। चरण 3 सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। यानी कि जैसे फेरस दिया है तो फेरस जिसका सबसे बड़ा वाला परमाणु है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व की अभिकारक या उत्पाद की साइड संतुलित कीजिए। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या वाला है, तो इसीलिए वो पहले अभिकारक में लगाते हैं और फिर उत्पाद में लगाते हैं। तो अभिकारक में 4 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 4H2O यानी कि 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। और चौथा ये है, इसमें गुणांक करना है। तीसरे वाले में अभिकारक या उत्पाद की साइड का अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। चौथे चरण में ये होता है कि सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे चरण 3 में किए हैं वैसे चरण 4 में भी कीजिए। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान, और जब दोनों ओर समान हो जा रही है उनकी अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या, तो
चरण 5वें में अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखिए। यानी कि अगर ठोस है तो यस लिखिए, द्रव्य है तो लिक्विड लिखिए यल लिखिए, और गैस है तो जी लिखिए, और जलीय विलयन यानी कि जल में घुला हुआ है तो एक्वायर लिखिए। तो वो जो एफ प्लस Fe प्लस हाइड्रोजन का 2 कण प्लस ऑक्सीजन 2 था, वो उत्पाद और अभिकारक वाला, वो 3Fe ठोस है तो इसे यस लिखेंगे, और प्लस 4H2O जो गैस है तो उसे गैस के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद एरो का निशान दर्शाएंगे, और फेरस ऑक्साइड जो कि सॉलिड में है तो सॉलिड लिखेंगे, और 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो वो उनके गैस में दर्शाएंगे। चरण 6वें में कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाद या उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखें। मन करे तो लिखिए, मन करे तो नहीं लिखिए। ये चरण 6वां उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। पहला, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि 2 अभिकारक हैं और उत्पाद एक बनेगा। जैसे फिर से बता रहा हूँ कि उत्पाद एक रहेगा और अभिकारक 2 मिलके बनेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसमें 2 तत्व 2 अभिकारक रहेंगे, और उसके बाद उत्पाद एक ही बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है A+B एरो और C कोयले का दहन जैसे होता है। उदाहरण के लिए C यानी कि सॉलिड रूप में है, और ऑक्सीजन जो गैस रूप में है तो मिलके CO2 बनाता है, तो गैस रूप में ही वो देखिए यहाँ पे C कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तो अभिकारक ये 2 हैं, और उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक ही है। जल का निर्माण, जैसे 2 हाइड्रोजन के कण गैस के रूप में होते हैं और ऑक्सीजन के 1-2 कण मिल कर के 2H2O बनाते हैं जो लिक्विड रूप में रहता है। तो यहाँ पे भी 2 अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। CaO जो सॉलिड रूप में हो रहता है, और H2O जो लिक्विड रूप में रहता है। तो CaOH2 जो Aq के रूप में रहता है। यहाँ पे भी CaO और H2O दो अभिकारक हैं और उत्पाद एक है CaOH2। जो CaO है और प्लस CaO है उसे बिना बुझा हुआ चुना करते हैं, और CaOH2 जो है उसे बुझा हुआ चुना करते हैं। ऊष्मा क्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया तो होगी और अभिक्रिया होगी तो उत्पाद का निर्माण होगा, और चूँकि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी कि गर्मी भी रिलीज होगी, यानी कि प्रोड्यूस होगी, उत्पन्न होगी। जैसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे CH यानी मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा रिलीज होती है। देखिए इसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है। इसकी पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसमें प्लस ऊष्मा रहेगा तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। दूसरा है श्वसन एवं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यह भी उदाहरण है C6H12O6 Aq के जो रूप में रहता है प्लस C6O2 गैस के रूप में रहता है, दोनों मिल कर के 6CO2 Aq के रूप में रहता है जो, और प्लस 6H2O और प्लस ऊष्मा रिलीज करती है। यहाँ पे भी ऊष्मा रिलीज हो रही है, अर्थात ये अभी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि जो हम संयोजन पढ़े थे उसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, और वियोजन में एक अभिकारक 2 उत्पाद बनाएगा। बस थोड़ा सा ही उल्टा है। और इसके कुछ पार्ट हैं दूसरे के। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि ऊष्मा रहेगी और एक ही अभिकारक रहेगा, और मिल करके वो दोनों ऊष्मा और अभिकारक दोनों मिल करके, और नहीं ऊष्मा और अभिकारक वियोजन मिल करके वियोजन करके और ऊष्मा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि ऊष्मा उसमें रहेगी और ऊष्मा के साथ
अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। उदाहरण के लिए फिर 2Fe प्लस SO4 सॉलिड के रूप में रहता है, यानी फेरस सल्फेट जो ऊष्मा के साथ क्रिया करने पर फेरस ऑक्साइड जो सल्फर के रूप में रहता है, SO2 सल्फर ऑक्साइड जो गैस के रूप में रहता है, और SO3 यानी कि जो सल्फराइड जो गैस के रूप में रहता है। ये भूरा लाल रंग के होते हैं और जो फेरस सल्फेट है वो हरे रंग का रहता है। CaCO3 जो बुझा हुआ चूना है जो सॉलिड के रूप में रहता है, ऊष्मा के साथ क्रिया करता है तो CaOS सॉलिड के रूप में बनता है और CO2 गैस बनता है, इसमें प्रोड्यूस होता है, गैस के रूप में रहता है, बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं। वैद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करके होने वाला वियोजन। उदाहरण के लिए जैसे 2H2 हो, विद्युत धारा से क्रिया करके 2H2 जो गैस के रूप में और O2 जो गैस के रूप में प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दर्शाया गया है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी मन करे तो ले लीजिए। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश से उपस्थित में होने वाला वियोजन, यानी कि सूर्य के साथ, ऊष्मा के साथ नहीं, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के साथ उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए 2AgCl जो सॉलिड के रूप में रहता है, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके 2Ag जो सल्फर सॉलिड के रूप में रहता है प्लस Cl2 क्लोराइड जो गैस के रूप में रहता है। 2AgBr जो सल्फर के रूप में रहता है, सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके 2Ag जो सल्फर सॉलिड के रूप में रहता है और Br ब्रोमाइड जो गैस के रूप में रहता है प्रोड्यूस होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसमें तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया था उसमें तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, और इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उसमें उत्पाद के साथ प्रोड्यूस हो रही थी, और इसमें अभिकारक के साथ ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि जैसे फेरस है जो सॉलिड के रूप में जिसे आयरन कहते हैं, कॉपर सल्फेट के जो एक्वायर के रूप में रहता है, यानी कि जलीय विलयन के रूप में रहता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है, जैसे जो पिक्चर में दर्शाया गया है वो NCERT के बुक में भी दिखाया गया है। ये NCERT का ही है। लोहे की कील पर भूरे रंग की परत की जम गई, यानी कि जो लोहे की कील है, फेरस यानी कि Fe मतलब लोहे की कील, और उस पर वो C2SO4 CuSO4 से क्रिया करके उस पर भूरे रंग का परत जम जा रहा है जो कॉपर की है। CuSO4 के नीले रंग का विलयन हरे रंग का FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। जब CuSO4 था यानी कि कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का था, और जब कील से क्रिया किया यानी कि फेरस से, तो वो फेरस सल्फेट बन गया। और एक और उदाहरण दिया गया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर बना रहे हैं। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए वो उसको हटा के और एक जगह से दूसरी जगह और उसका रूप अपना धारण कर रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उसमें एक ही विस्थापित हो रहा था, जो कम क्रियाशील वो हट जा रहा था और अधिक क्रियाशील वाला वहाँ पे आके रुक जा रहा था। लेकिन इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे Na2SO2 जो जलीय विलयन के रूप में है प्लस BaCl2 जो बेरियम क्लोराइड कहते हैं। दोनों
मिलकर के क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। BaSO4 जो सॉलिड के रूप में है, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं यानी कि 2NaCl। बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि ये सफ़ेद रंग का अविलेय यानी कि जो घुलता नहीं है अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसको अगर पूछ देगा कुछ पेपर में कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन पहला, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं जब ह्रास से होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, बस थोड़ा सा उल्टा है। ऑक्सीजन जो है जहाँ पे है वहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उपचयन का पहले देख लीजिए आप लोग। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो भी उपचयन ही होता है। जैसे सी यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। सी है O2 है तो CO2 हो जा रहा है। 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन बराबर 2 कॉपर ऑक्साइड, 2 कॉपर ऑक्साइड। और इसके बाद Cu प्लस O प्लस हाइड्रोजन को गर्म करने पर कॉपर प्लस जल बन जा रहा है। इसके बाद देखते हैं अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन कहते हैं, या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऊष्मा के साथ क्रिया करके कॉपर प्लस हाइड्रोजन जल बना दे रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचय तथा उपापचय यानी कि उपचय दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर कोई पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन या उपचय दोनों जिसमें हो उसे रेडॉक्स का अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। संरक्षण और विकृत गंधिता, ये दो हेडिंग है। संरक्षण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो, संरक्षित हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है। यस्द लेपन, विद्युत लेपन एवं पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है। संरक्षण मतलब मूर्छा लगना, जंग लगना, रस्ट। जब कोई धातु यानी कि जितने भी धातु हैं, जितने धातु मतलब जो सुचालक हैं विद्युत के, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं, यानी कि नमी के, अम्ल मतलब जिसका pH मान 7 से कम के संपर्क में आते हैं, जिससे धातु के ऊपर कमज़ोर हो जाता है। जैसे हम लोगों के हाथ पे तेजाब गिर जाता है तो हमारा हाथ चल जाता है, ठीक उसी प्रकार इनके ऊपर अम्ल या आर्द्रता की संपर्क में आने से इनकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है और ये संरक्षित हो जाते हैं, यानी कि जंग लग जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर ऊपरी परत काली हो जाना। जैसे लोहा है तो लोहा में जंग लगेगा तो वो भूरे रंग का हो जाता है, और चांदी के ऊपर यदि जंग लगता है तो वो काले रंग का होता है, और तांबे के ऊपर अगर
जंग लगता है तो वो संरक्षित होती है, तो वो हरी रंग का हो जाता है। यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बताया जा सकता है। जैसे हम लोग अपने घर में दरवाजे या खिड़कियों पे पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, उससे बचाते हैं संरक्षित से। विकृत गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जो तैलीय या वसा युक्त, जैसे केरेक्स, वो मैगी, चिप्स आदि के ऊपर पॉलीथीन का और उसमें गैस भर के नाइट्रोजन गैस से बचाया जा सकता है। जैसे आप लोग दुकानों पे देखते होंगे, तो इसमें यही बताया गया है कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यदि उसके ऊपर कैरेक्स के ऊपर या चिप्स के ऊपर वो पॉलीथीन के अंदर उसे नहीं रखा जाए और उसमें नाइट्रोजन नहीं भरा जाए, तो वो वायु के संपर्क में आने से खराब हो जाएंगे, तो जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करके, यानी कि जैसे पॉलीथीन चढ़ा दिया जाता है उसके ऊपर, तो उसमें गैस, ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस उससे संपर्क में नहीं आएगा, तो जिससे वो बचा रहेगा। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री भर रखकर, जैसे अचार हो गया इत्यादि सामग्रियाँ हो गई, उसे डिब्बे में रख देते हैं, तो उसमें वायु के संपर्क में वो आता नहीं है, इसीलिए वो बचा रहता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, और कभी कभी जो डिब्बे हैं उसमें अचार के या किसी भी चीज़ के, उसके अंदर वायु आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें खूखी या ईस्ट लग जाते हैं। तो यदि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा वायु की जगह, वायु जैसे जल्दीबाजी में करने से वजह से ये होता है, तो नाइट्रोजन गैस यदि भरा जाएगा तो वो नहीं खराब होगा। शीतलन द्वारा, यानी कि ठंडी जगहों से रखा जाएगा तो भी नहीं वो खराब होगा। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर।